हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। मैं राजेंद्र सिंह चौहान चौहान एकेडमी खंडवा से आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में हम थर्ड यूनिट पढ़ रहे हैं साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। और उसमें हम पढ़ रहे हैं एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर फर्म की पुस्तकों पर फर्म के लेखों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसमें हमने नया अनुपात निकालना, फिर अभिलाभ अनुपात निकालना, ख्याति का समायोजन करना, इतनी सारी चीज़ें हमने सीखी। आज की जो क्लास है इसमें हम पुनर्मूल्यांकन खाता किस प्रकार से बनाया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट किस प्रकार से बनाया जाता है। क्योंकि एक साझेदार जब अवकाश ग्रहण करता है तो वह उस दिन तक, जिस दिन वह अवकाश ग्रहण करता है उस दिन तक फर्म में जितनी भी संपत्तियां हैं, दायित्व है, उनके फिर से मूल्य निकाले जाते हैं और एक पुनर्मूल्यांकन खाता बना करके उसमें प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाता है। तो आज की जो क्लास है हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, उसके पहले हमने जो ख्याति के बारे में पढ़ा है, तो बच्चों ख्याति में कई बार बोर्ड परीक्षाओं में प्रच्छन्न ख्याति पूछी जाती है या फिर उसको हम बोलते हैं गुप्त ख्याति। अब ख्याति मतलब हमको मालूम है कि पिछले वर्षों के 5 वर्षों के जो लाभ है उसका औसत निकाला जाता है और उस औसत वर्ष के क्रय वर्ष के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन होता है। अधिलाभ निकाला जाता है, अधिलाभ के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है, मतलब फर्म की गुडविल की वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पर ये प्रच्छन्न ख्याति क्या है? कई बार बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि प्रच्छन्न ख्याति किसे कहते हैं या गुप्त ख्याति से आप क्या समझते हैं। तो उसको आज हम समझ लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो दिया है कि यदि फर्म सेवानिवृत्त या मृत साझेदार को भुगतान के रूप में एकमुश्त राशि देने का निर्णय लेती है तो उसको देय राशि से अधिक भुगतान को उसके पूंजी खाते में संचित लाभ व हानि और परिसंपत्तियों तथा दायित्व के पुनर्मूल्यांकन संबंधी सभी आवश्यक समायोजन करने के पश्चात उसके भाग को ख्याति के रूप में माना जाएगा। अब देखिए, अभी हमने शुरुआत में देखा था इस चैप्टर के, क्या देखा था कि एक साझेदार जो अवकाश ग्रहण करने वाला है उसको देय राशि की गणना। तो देय राशि की गणना मतलब कि जब कोई साझेदार फर्म को छोड़ करके जाएगा तो वो खाली हाथ तो नहीं जाएगा, उसको कौन कौन सी राशि मिलने वाली है। तो हमने क्या देखा था, करीब 8 पॉइंट की लिस्ट थी एक, कि उस साझेदार को उसके पूंजी खाते का क्रेडिट शेष दिया जाएगा, चालू खाते का क्रेडिट शेष दिया जाएगा, जिस तारीख का अवकाश ग्रहण कर रहा है उस तारीख तक का पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, उस तारीख तक का उस वर्ष का लाभ में उसका हिस्सा दिया जाएगा, फर्म की जो गुडविल है उस गुडविल में उसको हिस्सा दिया जाएगा, उस उतनी उसके जितना हिस्सा है उतना उसको ख्याति में हिस्सा मिलेगा। और भी यदि चिट्ठे में संचित लाभ है वो संचित लाभ में भी उसको हिस्सा दिया जाएगा, पुराना लाभ हानि रखा हुआ है वो भी दिया जाएगा। अब मान लो ये सारी कैलकुलेशन हमने कर ली कि एक साझेदार को जो देय राशि है वो सब हमने निकाल ली। अब उसके टोटल जो बैलेंस आया कि इसको 50,000 रुपये देना है, ठीक है, और 50,000 के बजाय हमने उसको 70,000 रुपये दिए या 80,000 रुपये दिए, तो भैया कैलकुलेशन में तो 50,000 ही आया और साझेदारों ने उसको कितना दिया, 70,000 रुपये दिया, मतलब इसमें ख्याति नहीं जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये जो 20,000 है, ये 20,000 रुपये जो एक्स्ट्रा दिया है ये है प्रच्छन्न ख्याति, मतलब छुपी हुई ख्याति। इसको हम बोलते हैं गुप्त ख्याति, छुपी हुई ख्याति या प्रच्छन्न ख्याति। तो यहाँ पर यही बताया गया है, यदि फर्म सेवानिवृत्त या जो मृत साझेदार है उसको भुगतान के रूप में एक मुश्त राशि का निर्णय लेती है कि एक मुश्त राशि उसको भुगतान करना है, जो भी देय राशि निकलेगी वो। अब उसको देय राशि से अधिक भुगतान करने को उसके पूंजी खातों में, है ना, संचित लाभ, फिर परिसंपत्ति और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन से जो लाभ होगा वो उसके भाग की ख्याति के रूप में माना जाएगा। जो अतिरिक्त राशि जो भी मिलेगी वो उसके भाग की ख्याति के रूप में माना जाएगा। जैसे आप एक एग्जांपल देते हैं उससे समझ में आएगा। जैसे 3 पार्टनर हैं, पी क्यू और आर, और वो लाभ को 3-2-1 के अनुपात में क्या करते हैं, बांटते हैं। अब इसमें से जो आर है, मतलब तीसरा पार्टनर, वो क्या कर रहा है, सेवानिवृत्त हो रहा है। अब उसके पूंजी खातों में संचय, परिसंपत्तियों तथा दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करने के बाद उसके पूंजी खाते का जो शेष है वो कितना आया, 60,000 रुपये आया। मतलब जब हमने उसको देय राशि निकाली तो उसके पूंजी खाते में जो बैलेंस है वो कितना आया, 60,000 रुपये आया।
अब पी और क्यू उसके दावे के पूर्ण निपटारे के लिए 75,000 रुपये देने के लिए सहमत होते हैं। अब उसके पूंजी खाते में से उसके पूंजी खाते में तो कितना बैलेंस आ रहा है, 60,000 की जो आर है उसको टोटल राशि कितनी देना है, 60,000 देना है। लेकिन जो पी और क्यू जो है वो उसको कितनी राशि देने के लिए सहमत हो गए, 75,000 की, भैया हम उसको कितनी देंगे, 75,000। तो ये जो एक्स्ट्रा राशि है 60,000 की जगह उसको कितना पैसा दिया जा रहा है, 75,000। तो ज्यादा कितना है, 15,000 रुपये जो ज्यादा है वो उसकी प्रच्छन्न ख्याति मानी जाएगी, या उसकी छुपी हुई ख्याति या गुप्त ख्याति कहेंगे। अब यह प्रदर्शित करता है कि फर्म में आर की ख्याति का भाग 15,000 रुपये है। अब इस आधार पर हम निकाल सकते हैं कि फर्म में आर की जो ख्याति है वो कितनी है, 15,000 है, जिसको पी और क्यू के पूंजी खाते में उनके अभिलाभ अनुपात 3:2 में वो क्या करेंगे, वो नाम किया जाएगा, उनकी पूंजी खातों को क्या किया जाएगा, नाम किया जाएगा, मतलब डेबिट किया जाएगा। तो जो प्राप्त करने वाले कौन है, पी और क्यू, जो बचे हुए साझेदार। तो पी का पूंजी खाता डेबिट, क्यू का पूंजी खाता डेबिट, और आर के पूंजी खाते से। आर कौन हो गया, अब देखो यहाँ पर ये प्राप्त करने वाला हो गया, ये जो दो साझेदार हैं ये प्राप्त करने वाले हैं, ये प्राप्त करने वाला, ये प्राप्त करने वाला, और ये क्या करने वाला है, त्याग करने वाला है। मतलब आर जो फर्म से जा रहा है वो अपना हिस्सा त्याग कर रहा है, छोड़ के जा रहा मतलब त्याग कर रहा है, और जो बचे हुए साझेदार है पी और क्यू ये आर के हिस्से को क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए ये जो इसके हिस्से की जो 15,000 की जो प्रच्छन्न ख्याति आई है वो आर को कौन देगा, तो पी और क्यू उनके अभिलाभ अनुपात में उसको क्या करेंगे, देंगे। तो 9:6 में उसको देने वाले हैं। ठीक है, तो ये कहलाती है प्रच्छन्न ख्याति। जो उसको देय राशि होती है, देय राशि से अधिक राशि जो दी जाती है तो वो जो अंतर है वो कहलाती है गुप्त ख्याति या प्रच्छन्न ख्याति। ये वाले सवाल हम कल कर चुके हैं। अब हम चलते हैं, आज मुख्य हमारा जो पॉइंट है वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट या पुनर्मूल्यांकन खाता। इसके बारे में इसका फॉर्मेट भी और इसका एक आधा क्वेश्चन भी हम हमारी जो पिछली यूनिट है उसमें कर चुके हैं। ठीक है, इसमें आज और हम समझेंगे। जैसे कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है या फर्म को छोड़ के जा रहा है, ठीक है, तो जिस तारीख को फर्म को छोड़ के जा रहा है उस तारीख में फर्म का जो चिट्ठा है उसमें संपत्ति और जो दायित्व जितने भी लिखे गए हैं उनको फिर से पुनर्मूल्यांकित किया जाता है। मतलब उस तारीख में, जिस तारीख को साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है उस तारीख में उनकी वास्तविक मूल्य क्या है, मतलब बाजार वैल्यू उनके क्या है, तो उनका वास्तविक मूल्य निकाला जाता है। फिर पुस्तक वैल्यू और वास्तविक मूल्य से उनका अंतर निकाला जाता है। यदि संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है तो फर्म के लिए लाभ है, और संपत्ति के मूल्य में कमी होती है तो फर्म के लिए हानि है। इसी प्रकार से दायित्व एक प्रकार का जिम्मेदारी वाला काम है कि देना है। यदि उसमें कमी होती है तो फर्म के लिए लाभ, और उसमें वृद्धि होती है तो फर्म के लिए हानि होती है ना। बस ये जो फार्मूला है ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो उसके लिए संपत्ति और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के लिए एक पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है, जिसका डेबिट पक्ष हानि वाला पक्ष कहलाता है और क्रेडिट पक्ष लाभ वाला पक्ष कहलाता है। यदि लाभ वाला पक्ष बड़ा है तो पुनर्मूल्यांकन पर लाभ होगा, जो कि उनके पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में तीनों साझेदार, जितने भी साझेदार है अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को मिला के उनके लाभ विभाजन अनुपात में पूंजी खातों में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और यदि हानि वाला पक्ष बड़ा है तो पुनर्मूल्यांकन पर हानि आएगी, और वो भी सभी साझेदारों में पुराने लाभ विभाजन अनुपात में पूंजी खातों में क्या हो जाएगा, वो डेबिट होगा। ठीक है, तो केवल यहाँ पर एक फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। कौन सा फार्मूला, जब भी हम पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे तो सबसे पहले तो पुनर्मूल्यांकन खाता कब बनाया जाता है। ठीक है, तो एक साझेदार के अवकाश ग्रहण पर और साझेदार के प्रवेश पर, मतलब कुल मिला के फर्म के पुनर्गठन पर पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। ठीक है, पहला प्रश्न हो गया। अब पुनर्मूल्यांकन खाता किस प्रकार का खाता है, तो ये एक नाम मात्र का खाता है जो कि संपत्ति और दायित्व के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को दर्शाने के लिए बनाया जाता है। तीसरी बात, पुनर्मूल्यांकन खाते में किसकी एंट्री की जाती है, तो संपत्ति और दायित्व के वर्तमान मूल्य और बाजार मूल्य में जो अंतर आता है उस अंतर की राशि को लिखा जाता है। इसके डेबिट और क्रेडिट में क्या लिखा जाता है,
तो पुनर्मूल्यांकन खाते का डेबिट पक्ष हानि वाला पक्ष कहलाता है, लॉस वाला पक्ष कहलाता है, और उसका क्रेडिट पक्ष प्रॉफिट वाला पक्ष कहलाता है, लाभ वाला पक्ष कहलाता है। कैसे? तो जब संपत्ति मान लो चिट्ठे में 50,000 रुपये मूल्य की का भवन है, और आज की तारीख में मतलब जिस तारीख को साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है, मतलब चिट्ठे में जो भवन है उसकी वैल्यू है 50,000, और साझेदार जो अवकाश ग्रहण कर रहा है उस तारीख को जब हमने उसकी वैल्यू निकाली तो मार्केट में उसकी वैल्यू 70,000 रुपये निकली, मतलब कि 20,000 रुपये उसका मूल्य बढ़ गया है भवन का। तो 20,000 रुपये जो अंतर की राशि है ये संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने से फर्मों के लिए लाभ है, और ये लाभ वाले पक्ष मतलब कौन सा? क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा। इंक्रीज इन बिल्डिंग मतलब भवन के मूल्य में वृद्धि हुई है तो 20,000 रुपये वो लिखा जाएगा। मान लो मशीन है, मशीन की वैल्यू उसमें 30,000 रुपये लिखी हुई है चिट्ठी के अंदर, और जब हम वास्तव में जिस तारीख को साझेदार अवकाश ग्रहण करा उस दिन हमने उसकी मार्केट वैल्यू निकाली तो वो उसकी वैल्यू 20,000 रुपये है, मतलब मशीन की मूल्य है वो 10,000 रुपये कम हो गया, तो ये फर्म के लिए लॉस है, तो वो कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट पक्ष। इसका मतलब संपत्ति के मूल्य में जो कमी आएगी वो डेबिट पर और जो वृद्धि होगी वो क्रेडिट पक्ष। इसी प्रकार से दायित्व में जैसे लेनदार, तो लेनदारों के मूल्य में कमी आ गई कि पहले हमें जो लेनदारों को कितना पैसा देना था? 10,000 देना था, और अब उनको केवल 8,000 रुपये ही देना है, तो इसका मतलब 2,000 रुपये हमारा लेनदार कम हो गया, तो ये फायदा है, और फायदा मतलब लाभ है, और वो कहाँ लिखा जाएगा? क्रेडिट। और यदि मान लो लेनदार 10,000 के थे और अब 15,000 के हो गए तो हमारे ऊपर दायित्व बढ़ गया, तो ये क्या है? ये हानि है 5,000 की, और ये कहाँ लिखी जाएगी? डेबिट पक्ष। और फिर इन दोनों पक्षों का बैलेंस निकालेंगे, ठीक है? तो लाभ वाला पक्ष बड़ा होगा तो फर्म पुनर्मूल्यांकन पर लाभ, और जो भी लाभ होता है वो पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में जमा होता है। यदि हानि वाला पक्ष रहेगा तो हानि आएगी, पुनर्मूल्यांकन का जो बैलेंस हानि के रूप में रहेगा, और हानि होने पर उनका पूंजी खाता क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। किस अनुपात में? तो कौन से साझेदारों के बीच में बटेगा? तो सभी साझेदार अवकाश ग्रहण करने के समय सभी साझेदारों में पुराने अनुपात में बटेगा। ठीक है, इतनी बात यदि आप लोगों को समझ में आ गई होगी तो ये समझ लो, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इसकी जनरल प्रविष्टियां कई बार पूछी जाती है कि भाई साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के समय पुनर्मूल्यांकन के संबंध में क्या क्या जनरल प्रविष्टियां होती है। तो अभी मैंने बताया कि यदि संपत्ति के मूल्य में कमी होगी और दायित्व के मूल्य में वृद्धि होगी तो पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट होगा, मतलब यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन खाता क्या हो जाएगा? डेबिट होगा। ठीक है, तो एक फार्मूला आप लोग भले से लिख सकते हो, और वो फार्मूला देख लो, यहाँ पर मैं बता देता हूँ वो फार्मूला क्या है, कब डेबिट होगा और कब क्रेडिट होगा। ये डेबिट और ये क्रेडिट, ठीक है। अब मैंने लिखा पहला संपत्ति और दूसरा लिखा मैंने दायित्व। ये दो ही चीजें हैं, संपत्ति और दायित्व। तो संपत्ति के मूल्य में यदि क्या होगी? कमी होगी, तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। और संपत्ति के मूल्य में यदि वृद्धि होगी तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। अब दायित्व इससे अपोजिट चलता है, तो दायित्व क्या होगा? दायित्व में यदि वृद्धि होगी तो डेबिट, और दायित्व में कमी होगी तो क्रेडिट। बस इतना सा फॉर्मूला है, छोटा सा। ये फॉर्मूला आप याद कर लो तो पुनर्मूल्यांकन खाता बन गया आपका। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहला दिया है संपत्ति के मूल्य में वृद्धि। संपत्ति के मूल्य में यदि वृद्धि होगी तो यहाँ पर दिया है संपत्ति और उसके मूल्य में क्या हो रही है? वृद्धि, तो क्या होगा? क्रेडिट। मतलब पुनर्मूल्यांकन खाता क्या होगा? क्रेडिट होगा। इसका मतलब पुनर्मूल्यांकन खाता क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो संपत्ति जिसके मूल्य में वृद्धि हुई है, कितने रुपए की वृद्धि हुई है, जो अंतर की राशि आ रही चिट्ठे में, मान लो भवन 50,000 का है और आज की स्थिति में उसकी वैल्यू 70,000 है, तो अंतर कितना आया? 20,000 का। वो 20,000 मान लो यहाँ लिख देंगे हम भवन खाता। यहाँ क्या लिख देंगे हम? ये संपत्ति की जगह क्या लिख देंगे? भवन खाता। और डेबिट क्या हो जाएगा? 20,000 रुपये। डेबिट क्या हो जाएगा? 20,000 रुपये। और पुनर्मूल्यांकन खाते से पुनर्मूल्यांकन खाता क्या हो गया? क्रेडिट। फिर ये जनरल प्रविष्टि है, इसकी जब पोस्टिंग की जाएगी, मतलब जब हम पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे तो पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट पक्ष में एंट्री होगी, क्योंकि पुनर्मूल्यांकन खाता क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है।
उसके क्रेडिट पक्ष में एंट्री होगी किस नाम से, भवन खाते के नाम से। ठीक है, तो पुनर्मूल्यांकन खाता क्या हो गया, क्रेडिट हो गया संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर। अब संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर, देखो संपत्ति के मूल्य में कमी हो रही है तो क्या होगा, डेबिट। तो डेबिट क्या होगा, पुनर्मूल्यांकन खाता। यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, पुनर्मूल्यांकन खाते के बारे में बात कर रहे हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता, है ना। तो पुनर्मूल्यांकन खाता कब क्रेडिट होगा और कब डेबिट होगा, तो ये फॉर्मूले से आप बता सकते हो। संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगी तो पुनर्मूल्यांकन खाता क्रेडिट, और संपत्ति के मूल्य में कमी होगी तो पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट होगा। जैसे अभी हमने देखा दूसरा, संपत्ति के मूल्य में कमी, संपत्ति के मूल्य में कमी तो डेबिट, मतलब पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट, तो एंट्री हो जाएगी पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट। जिस भी संपत्ति के मूल्य में कमी आई है उसके नाम से, मशीन खाते से, भाई मशीन के मूल्य में कमी आई तो मशीन खाते से। फिर दायित्व के बारे में देखा, दायित्व की राशि में वृद्धि होने पर, देखो दायित्व में वृद्धि कहाँ हो रही है, ये मतलब डेबिट पक्ष में, तो पुनर्मूल्यांकन खाता क्या होगा, डेबिट। पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट, दायित्व खाते से जो भी दायित्व होगा वो। फिर दायित्व की राशि में यदि कमी होगी तो देखो दायित्व में कमी कहाँ हो रही है, यहाँ पर हो रही है, मतलब क्रेडिट पक्ष में एंट्री होगी, तो पुनर्मूल्यांकन खाता क्रेडिट हो रहा है तो क्या आ जाएगा, दायित्व खाता डेबिट, पुनर्मूल्यांकन खाते से। ठीक है, तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले के आधार पर हम जनरल एंट्रियां कर सकते हैं। अब ये तो हो गई 4 एंट्री, संपत्ति के मूल्य में कमी और वृद्धि वाली, और दायित्व के मूल्य में कमी और वृद्धि वाली। इसके बाद एक 5वीं इंपॉर्टेंट एंट्री होती है, और वो एंट्री कौन सी है, वो है गैर अभिलेखित संपत्तियों के लिए। मान लो जिस दिन हम पुनर्मूल्यांकन खाता बना रहे हैं तो संपत्तियों की जो लिस्ट बनी हुई है चिट्ठे में, और दायित्वों की लिस्ट भी बनी हुई है चिट्ठे में, तो उनकी एंट्री तो हमने कर ली, लेकिन मान लो उसी दिन हमें ऐसी असेट्स का पता चला जो कि हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। कई बार होता है ना कि अलमारी चेक करने गए तो कहीं पर पैसे रखे हुए मिल गए, तो किसी को भी पता नहीं था कि हाँ हमने पैसे रख करके भूल गए, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। इसी प्रकार से जब पुनर्मूल्यांकन खाता बना रहे हैं तो सारी संपत्ति और दायित्वों का मूल्य का फिर से अपडेट कर रहे हैं, और उस समय एक ऐसी संपत्ति का मूल्य संपत्ति का पता चलता है जो कि रिकॉर्ड में ही नहीं है। इसका मतलब फर्म में एक संपत्ति की वृद्धि हो गई, और जब भी संपत्ति की वृद्धि होगी मतलब फर्म के लिए लाभ है, तो वो पुनर्मूल्यांकन खाते में क्रेडिट पक्ष में लिखी जाएगी। तो ये देखो पुनर्मूल्यांकन खाता क्या हो गया, क्रेडिट, पुनर्मूल्यांकन खाते से। और डेबिट क्या हो जाएगा, वो जो संपत्ति जो पता चली है वो संपत्ति डेबिट हो जाएगी। इसी प्रकार से मान लो दायित्व है ना, गैर अभिलेखित दायित्व, ऐसे दायित्व, मान लो किसी व्यक्ति से हमने पैसा उधार लिया और उसको हम डायरी में लिखना भूल गए, और जिस दिन हम पुनर्मूल्यांकन खाता बना रहे उस दिन एकदम से हमें ध्यान आया कि अरे उससे तो पैसा हमने उधार लिया था और अभी तक उसको नहीं दिया है, और किताबों में भी नहीं लिखा है, मतलब दायित्व में वृद्धि होना ये फर्म के लिए हानि है। तो पुनर्मूल्यांकन खाता ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट, दायित्व खाते से, मतलब ये कौन सा है, ये गैर अभिलेखित, मतलब गैर अभिलेखित का मतलब नॉन रिकॉर्डेड, ऐसी असेट्स या ऐसी लायबिलिटीज जो रिकॉर्ड में नहीं है, और जिस दिन हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं उसी दिन हमें पता चलता है कि ये संपत्ति और दायित्व भी हमारे ही फर्म के हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अगली एंट्री दी गई है कि अब 4 एंट्री तो वो करी, 2 एंट्री हमने ये करी, उसके बाद में हम जब उसका बैलेंस निकाल रहे हैं तो मैंने अभी बताया कि यदि क्रेडिट पक्ष बड़ा है, मतलब वो क्रेडिट पक्ष मतलब लाभ वाला पक्ष, यदि वो बड़ा है तो पुनर्मूल्यांकन पर लाभ होगा, और यदि डेबिट पक्ष बड़ा होगा मतलब हानि वाला पक्ष बड़ा होगा तो पुनर्मूल्यांकन पर हानि होगी। तो पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि के वितरण के लिए तो पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट सभी साझेदारों के पूंजी खाते से, यदि लाभ होगा, मतलब जो पुनर्मूल्यांकन पर, जैसे मान लो मैं यहाँ पर बनाता हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये डेबिट पक्ष और ये क्रेडिट पक्ष, ये लॉस वाला पक्ष है और ये प्रॉफिट वाला पक्ष है। अब मान लो हमने यहाँ पर कुछ भी एंट्री करी और उसका टोटल आया 50,000 रुपये, और हमने यहाँ पर कुछ भी एंट्री करी और उसका टोटल आया कितना, 30,000 रुपये आया। ठीक है, तो अब बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 50 और यहाँ 30 है तो इसका जो अंतर कितना आएगा वो आएगा 20,000, तो टोटल क्या हो जाएगा 50,000। मतलब यहाँ 20,000 रुपये जो ज़्यादा है ये किसका है,
क्रेडिट है, मतलब ये क्या आया, ये प्रॉफिट आया है। ये क्या आया, ये 20,000 रुपये प्रॉफिट आया। और ये 20,000 जो लाभ होता है वो साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। अब ये 20,000 को उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में सभी साझेदारों में क्या कर देंगे, क्रेडिट पक्ष में लिख देंगे, मतलब यहाँ से ट्रांसफर चला जाएगा। और यदि लॉस आया तो डेबिट पक्ष हो जाएगा, पुनर्मूल्यांकन खाता क्रेडिट हो जाएगा, साझेदारों का पूंजी खाता क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर 3 पार्टनर है। देखो ये सवाल दिया है कि भाई 3 पार्टनर है, मिताली, इंदु और गीता, 3 साझेदार हैं, मिताली, इंदु और गीता, और उनके लाभ विभाजन का अनुपात है 5, 3 और 2। 31 मार्च 2017 को उनका तुलन पत्र निम्न था। तुलन पत्र मीन्स बैलेंस शीट, है ना, चिट्ठा। तो हमें मालूम है 11th क्लास में हमने चिट्ठा बनाया है। तो ये वाला लेफ्ट साइड लाइबिलिटीज मतलब दायित्व का है और राइट साइड असेट्स मतलब संपत्तियों का है। अब लाइबिलिटीज में क्या क्या दिया गया है, पूंजी दी जाती है, जितने भी साझेदार है उन सबकी पूंजी लिखी है। मिताली की 1,50,000 है, इंदु की 1,25,000 है, गीता की 75,000 है। फिर लेनदार दिए हैं और सामान्य संचय दिया है। फिर संपत्तियों में ख्याति है, भवन है, पेटेंट है, मशीनरी है, स्टॉक है, देनदार है और रोकड़ है। ये हो गया हमारा बैलेंस शीट। अब नीचे क्या दिया है, गीता, इसमें से जो कौन सी है, तीसरे नंबर की पार्टनर जो गीता है वो उक्त तिथि को सेवानिवृत्त होती है। कौन सी उक्त, मतलब 31 मार्च 2017 को क्या कर रही है, वो फर्म से अवकाश ग्रहण कर रही है। मशीन का मूल्यांकन, अब जिस दिन वो फर्म को छोड़ के जा रही है उस दिन हमने फर्म की संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकित किया, मतलब उनका वैल्यू निकाली, मार्केट वैल्यू। तो ये पता चला मशीन का मूल्यांकन 1,20,000 पे हुआ। अब देखो यहाँ पर चिट्ठे में मशीन जो है वो ये दी है कितने रुपए की, 1,50,000 की मशीन है और उसकी मार्केट वैल्यू आ गई 1,20,000। इसका मतलब कि डिक्रीज, असेट्स के मूल्य में कमी आ गई। कितने रुपए की, 30,000 रुपये अंतर आ गया, मतलब 30,000 रुपये मूल्य क्या हो गया, इसका कम हो गया। तो ये फर्म के लिए हानि है और हानि वाला पक्ष डेबिट है। तो डेबिट पक्ष में हम लिख देंगे पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट में कि मशीन खाता और 30,000। फिर दूसरा दिया है पेटेंट 40,000 रुपये पर पुनर्मूल्यांकित किया गया। तो पेटेंट कहाँ दिया है भैया, ये दिया है, और ये 30,000 का पेटेंट था और अब कितने का हो गया, 40,000 का हो गया। 30,000 का जो पेटेंट है वो अब कितने का हो गया, 40,000 का हो गया। मतलब जो 10,000 रुपये उसकी वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। और ये इंक्रीज होना, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होना फर्म के लिए लाभ है, और लाभ वाला पक्ष क्रेडिट पक्ष है। तो क्रेडिट पक्ष में हम पेटेंट को क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे और वैल्यू क्या लिखेंगे, 10,000। फिर तीसरे नंबर पर क्या दिया है, भवन 1,25,000 रुपये पर पुनर्मूल्यांकित किया गया। भवन कितने का दिया गया है, तो भवन है 1,00,000 का और अब उसकी वैल्यू हो गई 1,25,000, मतलब 25,000 रुपये ये इंक्रीज हो गया। संपत्ति के मूल्य में वृद्धि, ये सब संपत्तियां हैं, हमने फॉर्मूला देखा था, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि तो क्रेडिट, तो संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो रही है तो ये पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखी जाएगी। आवश्यक जर्नल प्रविष्टियों का अभिलेखन करें और पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार करें। अब यहाँ पर हमें जर्नल प्रविष्टि भी करना है और पुनर्मूल्यांकन खाता भी बनाना है। तो देखो इस आधार पर यदि हम देखें तो कौन डेबिट हो रहा है कौन क्रेडिट, जैसे मशीनें एक 50 की थी एक 20 की हो गई, तो पुनर्मूल्यांकन खाते के किधर लिखी जाएगी, ये डेबिट पक्ष में लिखी जाएगी। मतलब कितना, 30,000 रुपये से ये पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट होगा। ठीक, फिर दूसरा पेटेंट 40,000 का हो गया, मतलब ये 10,000 रुपये, तो ये क्रेडिट होगा क्योंकि 10,000 रुपये इसके मूल्य में वृद्धि हो रही है और इसके मूल्य में क्या हो रही है, कमी हो रही है। फिर भवन 1,25 की जगह 1,50 का हो गया, तो भवन कहाँ चला गया ये, तो भवन के मूल्य में 25,000 रुपये की वृद्धि हो रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो एक मशीन दी हुई है, पेटेंट दिया हुआ है, भवन दिया हुआ है, बस 3 ही चीज़ें दी गई है। तो अब आप बैलेंस तो यही निकालोगे, तो 25 और 10 35, क्रेडिट पक्ष मतलब 35,000 का है और डेबिट पक्ष कितना है, 30,000 का, तो 5,000 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि क्रेडिट पक्ष बड़ा है।
क्रेडिट पक्ष क्या है, बड़ा है, 25 10 35, और ये 30,000 डेबिट वाला, तो क्रेडिट वाला लाभ वाला पक्ष और डेबिट वाला हानि वाला पक्ष। ठीक है, अब यहाँ पर जर्नल प्रविष्टि भी बोला है, तो देखिए गीता, मिताली तथा इंदु की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टि, मालूम है फार्मूला उसका, जो 11th क्लास में जर्नल एंट्री करी है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले कौन सी तारीख में हम एंट्री कर रहे हैं, 31 मार्च को सब एंट्री होगी, तो एक ही तारीख लिख दी। अब पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट किस कारण से हो रहा है, तो केवल मशीन के नाम से हो रहा है डेबिट, तो पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट मशीन खाते से 10,000 रुपये। और क्रेडिट किससे हो रहा है, भवन से और पेटेंट से हो रहा है, तो पेटेंट खाता डेबिट, भवन खाता डेबिट, पुनर्मूल्यांकन खाते से, ये देखो ये 35,000, तो ये हो रहा है पुनर्मूल्यांकन खाता 35,000 रुपये, ये क्रेडिट हो रहा है, और 10,000 रुपये क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो उसका जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 25,000, 25,000 आ रहा है ना। तो 25,000 रुपये पुनर्मूल्यांकन पर क्या हुआ, लाभ हुआ। तो ये देखो पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट, मिताली इंदु के पूंजी खाते से उनके पूंजी खातों में ये इतना इतना पैसा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, ये उनके पूंजी खातों में क्रेडिट हो जाएगा। तीनों साझेदारों के पूंजी खाता जब बनाएंगे तो उनके पूंजी खातों में क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा पुनर्मूल्यांकन खाता, और ये राशि वहां ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, तो ये जनरल प्रविष्टि हुई। देखो उस जनरल प्रविष्टि के हमने पोस्टिंग करी, यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया, तो देखो मशीन खाता क्या हुआ, 10,000 से डेबिट हुआ, तो यहाँ लिखा डेबिट पक्ष में मशीन खाता। फिर पेटेंट और भवन के मूल्य में वृद्धि हुई है, तो एक क्रेडिट पक्ष में लिखा, पेटेंट 10,000, भवन 25,000, तो 25 और 10 35, और 35 में से 10 गया तो क्या बचा, 25,000। ये 25,000 क्या है, प्रॉफिट। अब इस 25,000 रुपए को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हमने क्या कर दिया, बांट दिया, 5:3:2 में बांट दिया। अब ये पैसा ये कहाँ जाएगा, ये क्यों बांटा है भाई, इसका टोटल 25,000 तो यहाँ लिख दिया। कई बार बच्चे क्या करते हैं, 25,000 भी लिख देते हैं और ये वाली जो राशि है ये भी यहाँ लिख देते हैं, गलत हो जाता है भाई। बैलेंस मतलब 35,000 में से 10,000 गया तो 25,000 बचा, ये 25,000 बैलेंस आया, 35,000 खाता यहाँ खत्म हो गया, लेकिन 25,000 को हमने अंदर बांटना है, विवरण वाले कॉलम में लिखना है कि भाई तीनों को कितना कितना मिल रहा है लाभ। क्यों, क्योंकि ये जो लाभ है ये कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, लाभ का हस्तांतरण कहाँ हो रहा है, मिताली के पूंजी खाते में, इंदु के पूंजी खाते में, गीता के पूंजी खाते में। जब हम आगे पूंजी खाता बनाएंगे तो क्रेडिट पक्ष में ये वहाँ ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो इसीलिए तो बनाया है कि वो लाभ को वहाँ ट्रांसफर करना है। तो ये बन गया क्या, हमारा पुनर्मूल्यांकन खाता। ठीक है, क्लियर। अब आगे चलते हैं, एक और पॉइंट को समझ लेते हैं, मतलब 2-3 पॉइंट यहाँ उन्होंने इकट्ठे दे दिए तो इनको हम समझ लेते हैं, फिर हम कहाँ चलेंगे, क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब एक और दिया है कि जैसे संचित लाभ हानियों का समायोजन, कभी कभी तुलन पत्र मीन्स चिट्ठा, बैलेंस शीट, कभी कभी क्या होता है कि जो बैलेंस शीट होता है उस बैलेंस शीट में संचित लाभों को सामान्य संचय और संचय कोष तथा संचित हानियों को लाभ तथा हानि खाते के जमा शेष के रूप में दर्शाया जाता है। चिट्ठे में देखा होगा दायित्व पक्ष में कि संचय, सामान्य संचय दिया है या लाभ हानि खाते का जो शेष है वो दिया है। तो ऐसी कंडीशन में सेवानिवृत्त या मृत साझेदार अपने भाग के संचित लाभों का और संचित हानियां यदि है तो उसका अधिकारी होगा। मतलब यदि सामान्य संचय चिट्ठे में दायित्व पक्ष में लिखा है तो उस सामान्य संचय, मतलब वो सामान्य संचय कौन सा है, ये बचाया हुआ पैसा है, तो उस बचाए हुए पैसे पर उसका भी अधिकार है। वे मैं जा रहा हूं तो उस बचाए हुए पैसे में मेरा हिस्सा दे दो, तो दायित्व पक्ष में जो सामान्य संचय है उसमें उसको हिस्सा दिया जाएगा। मतलब अब अवकाश ग्रहण करने के समय वो जो सामान्य संचय है सभी साझेदारों में उनके लाभ विभाजन अनुपात में पूंजी खाते में क्रेडिट हो जाएगा। और यदि लाभ हानि का शेष भी लिखा है तो वो भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या जनरल प्रविष्टि होगी, तो संचय खाता डेबिट हो जाएगा और सभी साझेदारों का पूंजी खाता क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। संचय खाता डेबिट, संचय खाते को बंद ही कर दिया भाई, जो लाभ था वो बढ़ गया, सभी साझेदारों में बढ़ जाएगा, तो संचय खाता डेबिट और सभी साझेदारों के पूंजी खाते से। यदि हानियां है तो सभी साझेदारों का पूंजी खाता डेबिट होगा और लाभ हानि खाते से। जैसे एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण के लिए इंद्र, गजेंद्र
और हरेंद्र, ये 3 पार्टनर है। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दिए उन्होंने। इंद्र, गजेंद्र और हरेंद्र, ये 3 पार्टनर है, उनका लाभ विभाजन का अनुपात है 3:2:1। अब इसमें से जो इंद्र है वो सेवानिवृत्त होता है और उस तिथि को चिट्ठा दिया है, तो हम पूरा चिट्ठा न पढ़ते हम किसको फोकस में लेते हैं, सामान्य संचय को। इनके दायित्व पक्ष में क्या दिया है, सामान्य संचय कितने रुपए का दिया है, वो दिया है 90,000 रुपए का सामान्य संचय। अब ये सामान्य संचय क्या होता है, उन्होंने पिछले सालों में कुछ छोटा छोटा कुछ बचत जमा करके रखी हुई है, वो कहलाता है सामान्य संचय। अब जो सेविंग करके रखी है तो उस पर तो भाई इंद्र का भी उतना ही अधिकार है जितना गजेंद्र और हरेंद्र का है। तो अब इंद्र फर्म को छोड़ के जा रहा है तो वो जो पुराना लाभ उन्होंने सेविंग करके रखा है वो मांगेगा ना कि भाई ये जो 90,000 में मेरा हिस्सा मुझे दे दो। इसका मतलब कि अब उसको दे रहे हैं तो बाकी चुपचाप थोड़ी न बैठेंगे, गजेंद्र और हरेंद्र भी क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। मतलब तीनों के पूंजी खातों में ये जो पैसा है 90,000 रुपए जमा हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो तीनों का पूंजी खाता क्रेडिट और सामान्य संचय खाता क्या हो जाएगा, डेबिट। सामान्य संचय खाता डेबिट तीनों के पूंजी खाते से। और ये 90,000 को किस अनुपात में बांट देंगे, 3:2:1 के अनुपात। देखो यहाँ जनरल प्रविष्टि दे दी, सामान्य संचय खाता डेबिट 90,000 और इंद्र के पूंजी खाते से, गजेंद्र के पूंजी खाते से, हरेंद्र के पूंजी खाते से 3:2:1 में बांटा, 45, 30 और 15। क्लियर। अब जब साझेदार वर्ष के मध्य में सेवानिवृत्त होता है, अब ये तो बात हुई कि वर्ष के अंत में यदि वो सेवानिवृत्त हो रहा है, 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो रहा है या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहा है, जिस तारीख को वो खाते बनाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में तो पूरा पूरा लाभ निकल आता है, पूरी पूरी पूंजी पर ब्याज निकल आता है। लेकिन मान लो वो बीच वर्ष में टपक गया, मान लो उसकी डेथ हो गई बीच साल में, तो जिस तारीख को उसकी मृत्यु हो रही है उस तारीख तक का पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, मतलब उतने महीनों का पूंजी पर ब्याज निकाला जाएगा, उतने महीनों का लाभ दिया जाएगा। मतलब लाभ और पूंजी पर ब्याज उसको उतने ही महीने का लगेगा, उतने ही महीनों का उसको दिया जाएगा जिस तारीख को उसकी डेथ हुई है। यदि 3 महीने बाद डेथ हुई तो 3 महीने का लाभ मिलेगा, 3 महीने का पूंजी पर ब्याज मिलेगा। मान लो 6 महीने बाद मृत्यु हुई है वर्ष के अंत के बाद, तो 6 महीने का पूंजी पर ब्याज मिलेगा, 6 महीने का लाभ मिलेगा। ये कैलकुलेट हमें करना पड़ेगा, मतलब ये प्रश्न में जो दी गई है उसके हिसाब से हमें उसकी एंट्री करना पड़ेगी। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने, प्रश्न दिया है यहाँ पर, कौन सा, ये दिया है। देखिए 31 मार्च 2019 को समाप्त हो रहे वर्ष के लिए, भाई एक वर्ष है, एक ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2019 को एंड हो रहा है। अब उसमें 3 साझेदार हैं, मायरा, शबनम और विपुल, व्यवसाय कर रहे हैं और वे अपने लाभ को 5:4:1 के अनुपात में क्या करते हैं, बांटते हैं। अब इस वर्ष की समाप्ति पर फर्म का जो लाभ है 1,00,000 रुपए है। भाई 31 मार्च को उन्होंने जो अपना खाते बनाए तो उनको उनके खाते से क्या पता चला कि इस साल हमने कितना प्रॉफिट कमाया, 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। विपुल किन्हीं कारणवश 30 जून 2019 को सेवानिवृत्ति का निर्णय लेता है। तो 31 मार्च को तो साल समाप्त हो गया, उसके बाद में अप्रैल आया, मई आया और जून आया, मतलब 30 जून, 3 महीने बाद में जो विपुल है वो बोल रहा है कि भैया अब मुझे क्या करना है, किन्हीं कारणवश, मतलब कोई भी कारण हो सकता है, अवकाश ग्रहण करने के कारण कुछ भी हो सकते हैं, सतत बीमार रहने के कारण, नया व्यवसाय करने के कारण, कहीं अन्य जगह ट्रांसफर होने के कारण, या उनके बीच में किसी प्रकार का मन मुटाव होने के कारण वो फर्म से अलग हो सकता है। तो विपुल किन्हीं कारण से 30 जून को, मतलब 3 महीने बाद ही, वर्ष जो समाप्त हुआ 31 मार्च को, उसके बाद 3 महीने बाद मतलब 30 जून को वो सेवानिवृत्ति का निर्णय लेता है। अब ऐसी कंडीशन में विपुल की सेवानिवृत्ति के पश्चात नया लाभ अनुपात 1:1 तय हुआ। तो विपुल सेवानिवृत्ति ले रहा है, उसके बाद में जो बचता कौन है, मायरा और शबनम, ये अपने लाभ को कैसे बांटेंगे, बराबर बराबर बांटेंगे, ये उनका नया लाभ विभाजन अनुपात आ गया। तो अब अप्रैल 1 से जून 30 तक का विपुल की हिस्सेदारी की गणना इस प्रकार होगी। अब विपुल को कितना पैसा दिया जाएगा इसका कैलकुलेशन करना है, तो उसको क्या क्या मिलेगा, तो भैया उसकी पूंजी जो है वो पूंजी तो पूरी पूरी मिलेगी, लेकिन पूंजी पर ब्याज और वर्ष का जो लाभ है, क्यों, क्योंकि अब देखो 31 मार्च को वर्ष समाप्त हुआ और उसके बाद 3 महीने बाद अप्रैल, मई और जून, 30 जून को वो रिटायरमेंट ले रहा है।
अब भाई 3 महीने बाद तो लाभ नहीं निकल पाता है, कैसे पता करोगे कि 3 महीने का लाभ कितना हुआ? क्योंकि ये लाभ कब पता चलता है, वर्ष के अंत में जब हम फाइनल अकाउंट बनाते तब हमें पता चलता है कितना प्रॉफिट हुआ है। अब विपुल बोल रहा है कि भैया 3 महीने मैंने काम किया, तो अब जितना भी लाभ है, लाभ होने वाला होगा, अब मुझे उतना 3 महीने का लाभ चाहिए। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि अभी तो हमने लाभ निकाला ही नहीं। तो लास्ट ईयर जो लाभ हुआ था उसी को करेंट ईयर का लाभ मान लिया जाता है, और उसमें से फिर उसका हिस्सा निकाला जाता है, और वो 3 महीने का हिस्सा उसको दिया जाता है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर उनको 1 लाख रुपए का लाभ हुआ था। अब जो विपुल का हिस्सा है वो हिस्सा कितना है, 1/10। तो 1 लाख रुपए में विपुल का हिस्सा कितना आया, 10,000 आया। अब 10,000 तो पूरे 12 महीने का लाभ है। अभी रिटायरमेंट कब ले रहा है, 3 महीने बाद, तो 3 महीने का कितना होगा, तो 3 महीने का मतलब ये मानकर चलो कि 10,000 को 3 चौक 12 मतलब 4 भाग में बांट दो, तो 2.5 चौक 10 मतलब 2500 रुपये उसको मिलने वाला है। मतलब उसके हिस्से का जो लाभ है वो कितना आएगा, 2500। ये इस प्रकार से उसके हिस्से का जो लाभ है वो आएगा। क्लियर? ये यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने गलत करके बताया है। वैकल्पिक रूप से मान लो गत वर्ष के लाभ को आधार न बना करके पुराने वर्षों के लाभ दे दिया उन्होंने कि 3 वर्ष के औसत लाभ निकालो और उस लाभ में फिर उसका हिस्सा निकालो। तो 3 वर्ष का औसत निकाला जाएगा, ये औसत आ गया 1,30,000। अब 1,30,000 में उसका 1/10 हिस्सा मतलब 13,000, और 13,000 में भी फिर क्या किया जाएगा, 13,000 गुणित 3/12, 3 चौको 12, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, मतलब ये कितना आ जाएगा, 3,250 रुपये ये उसको मिलने वाला है। 3,250 रुपये, 3 महीने का इतना ही लाभ मिलता है उसको। 3 महीने का लाभ दिया जाएगा, क्योंकि अभी 3 महीने में तो लाभ हुआ नहीं है, तो आप कौन से लाभ में से उसको हिस्सा दोगे? या तो गत वर्ष प्रश्न में दिया जाएगा कि पिछले साल के लाभ को ही आधार मानकर उसको 3 महीने का लाभ दिया जाए, या पिछले 3 वर्ष का औसत निकाल करके उसमें फिर उसको हिस्सा दिया जाए, तो ऐसा कंडीशन दी जाती है। ठीक है, या फिर ऐसा भी बोल देते हैं कि विक्रय जितना भी हुआ है उसके आधार पर, तो उस आधार पर निकाला जाएगा। ठीक है, तो ये 2-3 कंडीशन आज हमने देखी। कौन सी? एक तो पुनर्मूल्यांकन खाता, दूसरा सामान्य संचय या लाभ जो पुराना दिया गया है उसका बंटवारा करेंगे, और तीसरा जो है अभी हमने देखा कि यदि वो वर्ष के बीच में यदि रिटायरमेंट लेता है तो उतनी ही तारीख का उसको लाभ दिया जाएगा। तो ये सब मिला करके सेवानिवृत्त साझेदार को देय राशि का निपटान किया जाता है कि साझेदार को देय राशि क्या क्या उसको भुगतान की जाएगी। तो यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि भाई साझेदार को जो देय राशि है, जैसे मान लो 31 मार्च को एक साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है, या 30 जून को साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है, उस तारीख को उसको जितनी भी देय राशि होगी, मान लो उसको हमने पूरा टोटल कैलकुलेट किया और उसको देय राशि निकली 80,000 रुपये, कि भैया अभी इस साझेदार ये अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को 80,000 रुपये देना है। तो अब जो बचे हुए साझेदारों के सामने एक प्रश्न खड़ा होता है कि वो 80,000 रुपये उसको कैसे देने वाले हैं। कैसे देने वाले हैं मतलब, यदि उनके पास पैसा है, फर्म में यदि नगद पैसा है, तो उसको 80,000 रुपये कैश भुगतान कर देंगे, एक मुश्त राशि उसको भुगतान कर दी जाएगी, भैया राम राम, 80,000 रुपये 90,000 रुपये उसको एक मुश्त भुगतान कर दिया और जाओ। मतलब उसको हमने पूंजी खाता बनाया और उसको जो जो भी राशि मिलने वाली है उसकी देय राशि का कैलकुलेशन कर दिया, तो जो भी राशि निकली है उसको दे दी जाएगी। यदि फर्म में पैसा है तो पहली कंडीशन, एक मुश्त राशि का भुगतान कर दिया गया। दूसरा जो है, दूसरा तरीका है उसको किस्तों में भुगतान किया जाएगा, कि भैया अभी बचे हुए साझेदार बोल रहे हैं कि हमारे पास नगद पैसा नहीं है, तो अब उसको जो पैसा है उसका, उसको बोला गया है कि तुझे इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया जाएगा। इंस्टॉलमेंट का मतलब कि किस्तों में भुगतान किया जाएगा। हर साल आपको मान लो 60,000 रुपये देना है, तो हर साल 20,000 रुपये का भुगतान करेंगे। अब जो अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार है भाई, उसको 60,000 तो मिलना चाहिए आज की तारीख में, लेकिन वो 3 साल में देंगे, 20,000 अभी, फिर 20,000 अगले साल, फिर 20,000 अगले साल, तो वो ब्याज पाने का अधिकारी है। तो उसको एक ब्याज की दर डिसाइड की जाती है, मान लो 6%, तो उस दर से उसको
उस राशि के साथ में 60,000 के साथ में ब्याज का भी भुगतान किया जाएगा। तो इसके लिए फिर इसी कंडीशन में उसका जो पैसा है, पूंजी खाते का जो बैलेंस निकला है, तो या तो नगद भुगतान करेंगे तो रोकड़ के रूप में, क्योंकि जैसे सामान्य रूप से हम पूंजी खाता बनाते हैं तो सभी साझेदारों का जो शेष है वो हम क्या बोलते हैं, शेष ले जाया गया, क्योंकि शेष आगे अगले वाले साल में ट्रांसफर हो जाता है। शेष ले जाया गया, शेष लाया गया, शेष ले जाया गया, कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन यहाँ अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का पूंजी खाता तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। इसका मतलब उसके पूंजी खाते का जो शेष है वह शेष ले जाया गया, आगे नहीं ले जाया जाएगा, अब वो तो क्लोज होगा। तो अब उसकी पूंजी खाते का शेष कहाँ जाएगा, नगद भुगतान किया जा रहा है तो वहां पर शेष ले जाएगा नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, रोकड़ खाता, मतलब नगद दे दिया गया। और यदि मान लो नगद नहीं दे रहे, उसको इंस्टॉलमेंट में देंगे, तो अब इंस्टॉलमेंट में देने के लिए क्या किया जाएगा, वो जो पैसा उसके पूंजी खाते का शेष है उसके रोकड़ खाते में ट्रांसफर कर दिया, मतलब सॉरी ऋण खाते में, मतलब उसके नाम का एक ऋण खाता अलग से खोला जाएगा। तो वो जो पूंजी खाते का जो शेष उसके खाते का शेष आया है, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूंजी खाते का जो शेष आया है, उस शेष को हम वहां पर डेबिट पक्ष में लिखेंगे कि फलाने साझेदार के ऋण खाते में हस्तांतरित, मतलब उसके नाम का एक ऋण खाता खोला जाएगा और उस ऋण खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा उस पैसे। ठीक है, तो ये इतनी बात यहाँ पर हमें समझना है। अब देखो यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न से भी आपको कुछ बातें समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर वो डायरेक्ट हमें ऋण खाते पर ही ले आया है, क्योंकि थोड़ा सा हमारे लिए हार्ड हो जाएगा, है ना। तो हम थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में कहाँ होगा यार वो, थोड़े से कुछ थ्योरी थ्योरी हो रही है, कुछ प्रैक्टिस से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। क्या जाएगा हमारा 12th, चला गया। जो चीज़ चाहिए वो हमें मिलती नहीं समय पर, रिटायरमेंट, है ना। तो रिटायरमेंट वाला कौन सा क्वेश्चन होगा, इसको देखते हैं है कि नहीं। देखते हैं, 20 पेज है ना। ये देखो ये प्रैक्टिस पेपर बने हुए हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हम इसको कर सकते हैं, ख्याति का लेखांकन। और ये हम कर लेते हैं, इसको मैं वापस जाता हूँ, बोर्ड पर ले आते हैं, बोर्ड पीडीएफ डेटा में रिटायरमेंट 2, 20 प्रश्न है, ये मानकर चलो। देखो अब ये इस आधार पर अभी तक जो हमने पढ़ा है, तो ये नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, ये भी नए लाभ विभाजन अनुपात वाला है, ये प्राप्ति अनुपात वाला है। ये मैं पीडीएफ हमारे जो ऐप है उसके ऊपर डाल दूंगा, तो आप इसकी प्रैक्टिस करना। नया अनुपात, प्राप्ति अनुपात, ख्याति का लेखांकन, है ना। ये वाले क्वेश्चन भी हमने कर लिए, ख्याति के लेखांकन वाले, ये इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। फिर ख्याति को साझेदारों के पूंजी खातों में समायोजित किया जाता है, ये भी कर लिया, ये भी हमने कर लिया। छिपी हुई ख्याति ये भी कर लिया। अब आ रहा है हमारा जो मुख्य प्रश्न है वो, जो कि हम चाह रहे थे। देखो पुनर्मूल्यांकन खाता किस प्रकार से बनाया जाता है, तो उसके लिए एक प्रश्न दिया है, संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। तो पहले प्रश्न को हम समझ लेते हैं। देखो
ए, बी और सी साझेदार थे, 3 पार्टनर हैं और उनका लाभ विभाजन अनुपात है 5-3-2। 1 अप्रैल 17 को उनका स्थिति विवरण दिया गया है। लेनदार 20,000, कर्मचारी भविष्य निधि 26,000 और पूंजी दी गई है उनकी 1,70,000 और 50,000। इधर संपत्तियों में रोकड़, देनदार, स्टॉक, फर्नीचर और भवन। उसी तिथि को सी ने अवकाश ग्रहण किया 1 अप्रैल को। सी के हिस्से की ख्याति है 8,000। इस सी के जो हिस्से की ख्याति कितनी आ रही है? 8,000। संदिग्ध ऋणों के लिए देनदारों पर 5% का आयोजन किया जाना है। अब देखो इसको कैसे समझेंगे कि भाई हम जब पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है हमें, तब पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने के लिए अब आप इस बात को समझ लो कि सबसे पहले तो ये तो पूंजी खाते में चली जाती है, तो ये पुनर्मूल्यांकन खाते में ये चीज नहीं आने वाली है। पुनर्मूल्यांकन खाते में क्या आएगी? संपत्ति के मूल्य में वृद्धि या कमी और दायित्व के मूल्य में कमी या वृद्धि। ठीक है, वो पुनर्मूल्यांकन खाते में लिखी जाती है। तो आपको केवल अपने खाते से रिलेटेड बातों को ध्यान देना है। ये जो सी के हिस्से की जो ख्याति है 8,000, इसका तो क्या किया जाता है? हमने समायोजन से रिलेटेड सवाल किए हैं, जनरल प्रविष्टि होती है या जब हम पूंजी खाता बनाएंगे तो उस पूंजी खाते में उसकी एंट्री होगी, मतलब साझेदारों का पूंजी खाता बनता है उसमें उसकी एंट्री होगी। तो अभी उसका कोई काम नहीं है, अभी हमारे लिए काम की चीज यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है। तो पुनर्मूल्यांकन खाते की जब भी बात आएगी तो आप देखो कि संपत्ति के मूल्य में कहीं कमी वृद्धि हो रही क्या, कहीं दायित्व के मूल्य में कमी वृद्धि हो रही है क्या। तो हमें पहचान में आना चाहिए कि संपत्ति क्या है और दायित्व क्या है। तो यहाँ पर ये तो ख्याति का समायोजन पूंजी खाते में होगा। अब दूसरा आ रहा है संदिग्ध ऋणों के लिए देनदारों पर 5% आयोजन करना। ये देनदार क्या है? चालू संपत्ति है और उसके ऊपर हमें 5% का आयोजन करना है डूबत ऋण का। अभी जो डूबत ऋण होते हैं, डूबत ऋण प्रावधान जो होता है एक प्रकार से दायित्व होता है। डूबत ऋण प्रावधान क्या होता है? दायित्व। और 5% का आयोजन करना है संदिग्ध ऋणों के लिए, मतलब दायित्व में क्या हो रही है? वृद्धि। तो देनदार कितने रुपए के हैं? अब यहाँ पर हम देखेंगे कि देनदार कितने रुपए के हैं? 16,000 रुपए के हैं। तो 16,000 रुपए का 5% निकलेगा। यहाँ पर जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 16,000 रुपए का 5% मतलब 16 × 5 = 80 रुपए, मतलब ये कितना हो जाएगा? 800 रुपए। 16 × 5 = 80, मतलब ये जो संदिग्ध ऋणों के लिए जो प्रावधान है वो कितने रुपए का होगा? 800। दायित्व में वृद्धि हो रही है। अब आप हमेशा ध्यान रख लेना, एक बात याद रख लेना, BDR उसको बोलते हैं, BDR। ये क्या है? ये दायित्व है। जब भी देनदारों पर संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान बनाने की बात आए, इसका मतलब कि संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान एक प्रकार का दायित्व होता है और दायित्व के मूल्य में वृद्धि होना फर्म के लिए हानि है और उसको लिखा जाता है डेबिट पक्ष में। तो ये जो 800 रुपए है हम पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट पक्ष में लिखेंगे। दूसरी बात, लेनदारों का मूल्यांकन पुस्तकीय मूल्य से 4,000 अधिक पर किया गया। अब देखो लेनदार संपत्ति है कि दायित्व है? तो क्लियर दिख रहा है, ये दायित्व पक्ष में लिखा गया है। लेनदार कितने के हैं? 20,000 के हैं। वो बोल रहे हैं कि लेनदारों का मूल्यांकन पुस्तकीय मूल्य मतलब चिट्ठे में जो वैल्यू दी गई है उससे 4,000 अधिक पर किया गया है, मतलब दायित्व के मूल्य में 4,000 की वृद्धि हो रही है। तो दायित्व के मूल्य में वृद्धि होना फर्म के लिए हानि होती है और ये डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। मतलब ये जो 4,000 है ये हम पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट पक्ष में लिख लेंगे। सी के अवकाश ग्रहण पर उपरोक्त लेन देनों के लिए आवश्यक जर्नल प्रविष्टि कीजिए। हमें यहाँ क्या करना है? जर्नल एंट्री करना है। तो मैं आपको जर्नल एंट्री भी करके बताऊंगा और पुनर्मूल्यांकन खाता भी बना के बताऊंगा। जर्नल एंट्री भी बनाएंगे और जर्नल एंट्री से जो पोस्टिंग कैसे होती है, पुनर्मूल्यांकन खाता कैसे बनाया जाता है, वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बना लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? जर्नल एंट्री करेंगे। तो जर्नल एंट्री कितनी होगी? एक तो संदिग्ध ऋण वाली, एक लेनदार वाली और एक लाभ हानि वाली। तो हमारी एंट्रियां हो जाएगी, 2 एंट्रियां होगी, ज़्यादा एंट्री नहीं होगी। 2 एंट्री में हम इसको क्लोज कर देंगे। सबसे पहला डेट, फिर पर्टिकुलर, LF,
डेबिट और क्रेडिट। कौन है ए बी सी? जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। कौन सी तारीख को हम एंट्री कर रहे हैं? तो 2017 अप्रैल 1, ठीक है, 2017 अप्रैल 1 को हम एंट्री कर रहे हैं। तो सबसे पहली एंट्री कौन सी होगी? अब भाई यहाँ पर दायित्व के मूल्य में वृद्धि हो रही है, दोनों के दायित्व में मूल्य के में वृद्धि हो रही है। डूबत ऋण प्रावधान भी दायित्व में वृद्धि है और लेनदारों के मूल्य में वृद्धि, ये भी दायित्व में वृद्धि है। और ये सब पुनर्मूल्यांकन खाते के कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट साइड में। इसका मतलब पुनर्मूल्यांकन खाता क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू किससे? बीडीआर से, मतलब बैड डेट रिजर्व, डूबत ऋण प्रावधान, और टू क्रेडिटर, टू क्रेडिटर्स, बीडीआर अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट। लेनदारों के मूल्य में कितनी वृद्धि हो रही है? 4000, और बीडीआर कितने का बन रहा है? 800 का, मतलब टोटल हो गया 4800। तो क्या हो रहा है? इंक्रीज इन लायबिलिटीज, दायित्व के मूल्य में वृद्धि हो गई। अब सेकंड नंबर, मतलब डेट तो हमारी वही आएगी, डेट में कोई अंतर नहीं आएगा, 1 अप्रैल को ही एंट्री होगी। अब भाई यहाँ पर तो क्रेडिट पक्ष में कोई एंट्री नहीं हुई है, मतलब ये सब पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट ही हुआ है। इसका मतलब कि मान लो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक पुनर्मूल्यांकन खाता बनाऊं, यहाँ पर है ना, छोटा सा एक पुनर्मूल्यांकन खाता बनाता हूँ, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से उसकी पोस्टिंग होती है। ये हम बना रहे हैं पुनर्मूल्यांकन खाता। इस यूनिट का मेन हीरो यही है। मतलब ये जो थर्ड यूनिट है, इसमें मेन कैंडिडेट पुनर्मूल्यांकन खाता ही है। रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये डेबिट और ये क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। अब आप लोग, मैं यहाँ पर आपको समझाने के हिसाब से लिख देता हूँ कि ये है लॉस वाला पक्ष और ये है प्रॉफिट वाला पक्ष। अब जो असेट्स है, यहाँ पर क्या होगा? असेट्स के मूल्य में कमी होगी और जो लायबिलिटीज है उसके मूल्य में वृद्धि होगी। तो किधर लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा डेबिट पक्ष में। फिर ये क्रेडिट पक्ष में क्या लिखा जाएगा? असेट्स के मूल्य में वृद्धि होगी और लायबिलिटीज के मूल्य में कमी होगी। बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डूबत ऋण प्रावधान, 800 रुपये का डूबत ऋण प्रावधान बनाना है। अब ये डूबत ऋण प्रावधान क्या होता है? तो आपको समझ में, आपको पहले 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कि भाई मान लो हमने किसी व्यापारी को 20,000 रुपये का माल बेचा। जैसे मान लो यहाँ पर देनदार कितने रुपए के हैं? देनदार है 16,000 रुपये के। यहाँ देनदार कितने के? 16,000 का। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 16,000 रुपये का उधार माल बेचा हुआ है, तो आपको 16,000 रुपये लोग देने वाले हैं, वो आपके देनदार हुए। अब आप ये देख रहे हो कि जो 16,000 के देनदार है उसमें से 5% ऐसे लोग हैं जो कि आपका पैसा डुबा सकते हैं। तो इसलिए आप उनके लिए जो भविष्य में होने वाली हानि है, जैसे हमने 11वीं क्लास में
जो सेकंड चैप्टर था लेखांकन के सैद्धांतिक आधार, उसमें हमने एक सिद्धांत पढ़ा था। कौन सा? कि भविष्य में होने वाली हानियों के लिए आज ही प्रबंध कर ले और भविष्य में होने वाले लाभों पर ध्यान नहीं दिया जाए, ऐसा एक सिद्धांत था। तो इसी आधार पर डूबत ऋण प्रावधान बनाया जाता है कि भाई जो देनदार है 16,000 के हमें पैसा मिलने वाला है, मिलने वाला अभी मिला नहीं है, अब उसमें से हमें इतना डाउट है, संदेह है, संदिग्ध, ऐसे 16,000 में से कुछ लोग ऐसे हैं, 5% लोग ऐसे हैं जो पैसा डुबा सकते हैं। तो 16,000 का 5% मतलब 800 रुपये हमें, हमारा पैसा डूब सकता है, मतलब 800 रुपये का लॉस होने वाला है फ्यूचर में। तो व्यापारी जो भविष्य में होने वाली संभावित हानि है वो डूबा नहीं है, संभावना है कि 5% पैसा डूब सकता है, मतलब 800 रुपये डूब सकता है। तो वो 800 रुपये के लिए आज से ही अपने लाभ में से वो 800 रुपये जमा कर लेता है कि यदि 800 डूब गया तो ये जो मैं अलग से लाभ में से पैसा निकाल के रख लेता हूँ वो मेरे व्यापार में मिला दूंगा, ताकि क्या हो कि फर्म को एक्स्ट्रा हानि या लोड न पड़े। और इसीलिए वो बीडीआर मतलब आज हमारे लाभ पर, लाभ में से हम 800 रुपये निकाल रहे हैं, हमारे लिए एक प्रकार का दायित्व हो गया। और किस लिए निकाल रहे हैं? कि भविष्य में यदि 800 डूब गया तो उसमें से हम मिला देंगे। तो इस प्रकार से ये जो 800 है ये दायित्व में वृद्धि हो गई और ये फर्म के लिए हानि है। इसी प्रकार से हमारे लेनदार कितने रुपए के थे? हमारे लेनदार थे 20,000 रुपए के, मतलब हमें लोगों को 20,000 रुपये देना था। तो अब हमारे लेनदार 24,000 के हो गए, मतलब 4,000 रुपये के लेनदार और बढ़ गए। ये तो हमारे लिए क्या है, एक प्रकार से साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के समय एक प्रकार से दायित्व में वृद्धि हो रही है, मतलब लॉस है ये। तो 4,000 की वृद्धि होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 BDR, कितने रुपए का दायित्व बढ़ गया? 800। फिर 2 क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने के बढ़ गए? 4,000 के, मतलब ये लॉस वाला पक्ष है 800 और 4,000 का। ठीक है, ये देखो पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट, तो पुनर्मूल्यांकन खाता उसके डेबिट पक्ष में लिखा और क्या लिखा हमने? पोस्टिंग करी, उसके अपोजिट साइड पर एंट्री की जाती है 2 BDR और 2 क्रेडिटर्स। अब क्रेडिट पक्ष में तो कोई एंट्री नहीं है, हानि वाला पक्ष ही बड़ा है, इसका मतलब कि लॉस कितना हो रहा है? 4,800 का लॉस हो रहा है। तो ये आ गया रिवैल्यूएशन पर लॉस, कितना? 4,800, और ये खाता यहाँ पर क्लोज। अब ये जो 4,800 है ये ए, बी और सी में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या करेंगे? हम उसको बांट देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग क्या है? 5, 3 और 2, तो 5, 3, 2 में बांट दो, तो कैसा बढ़ जाएगा? 4,800, यही कर देता हूँ, 4,800 गुणित 5/10, 4,800 गुणित 3/10 और 4,800 गुणित 2/10, कितना आ जाएगा? उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 500 9 5 40, 5 का 20 और 4 24। फिर ये 0 से 0 कट गया, 300 9 3 8 24, 3 चौक 12 और 2 14, ये 0 से 0, 200 9 2 8 16, 2 चौको 8 और 1 9। इसका मतलब कि इसको मिल रहा है 2400, 1440, 960, 2400, 1440 और 960 लिख देते हैं। 2400, 1440 और सी को मिल रहा है 960। ये हानि है। अब ये लॉस आया है, मतलब जब हम साझेदारों का पूंजी खाता बनाएंगे तो उनके डेबिट पक्ष में जाएगा, ये लॉस ऐसा जाता है डेबिट में, और यदि प्रॉफिट होता है तो वो इधर जाता है क्रेडिट में, मतलब क्रॉस में जाता है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा। अब यहाँ पर क्या आया? हानि होने पर पुनर्मूल्यांकन खाता क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। किसके नाम से हो गया? ए के पूंजी खाते से, बी के पूंजी खाते से, मतलब ए का पूंजी खाता डेबिट, बी का पूंजी खाता डेबिट, सी का पूंजी खाता डेबिट, पुनर्मूल्यांकन खाते से। तो यहाँ पर हम सेकंड एंट्री क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना लॉस आया? 4,800 का। कितना बांटा उनमें? 2400, 1440 और 960। ये रिवैल्यूएशन
लॉस डिस्ट्रीब्यूट, रिवैल्यूएशन, लॉस डिस्ट्रीब्यूट मतलब पुनर्मूल्यांकन पर जो हानि है ये तीनों साझेदार में क्या कर दी हमने, उसको बांट दी। ये है जर्नल एंट्री और ये है उस खाते के अंदर की पोस्टिंग। 11th में हम पढ़ चुके हैं, जर्नल एंट्री करो और उसमें से फिर खाते में उसकी पोस्टिंग करो, तो ये पोस्टिंग इस प्रकार से। अब यहाँ पर प्रश्न जो है हमारा अवकाश ग्रहण करने वाला, उसमें क्या जर्नल एंट्री बहुत कम पूछी जाती है। क्या पूछा जाता है, केवल पुनर्मूल्यांकन खाता ही पूछा जाता है और पुनर्मूल्यांकन खाता इस प्रकार से बनाया जाता है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, डेबिट वाला पक्ष लॉस वाला पक्ष, क्रेडिट वाला पक्ष प्रॉफिट वाला पक्ष। लॉस कब माना जाता है, संपत्ति के मूल्य में कमी होती तो लॉस, और लाइबिलिटीज में दायित्व में वृद्धि होती है तो लॉस होता है। फिर प्रॉफिट कब होगा, असेट्स की वैल्यू में इंक्रीज होगा, मतलब संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगी और लाइबिलिटीज के मूल्य में कमी होगी तो वहाँ क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये वाला सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हमारी जो क्लास है वो अब बहुत बड़ी हो गई है, तो कल की अब आगे जो क्लास है, आगे के जो प्रश्न है वो हम कल की क्लास में देखेंगे। अभी आपको जो मैंने जो सवाल बताया है इस आधार पर मैं ये पीडीएफ हमारा जो चौहान एकेडमी खंडवा का प्ले स्टोर पर ऐप है, उस ऐप पर मैं ये वाला पीडीएफ डाल दूंगा। आप जब ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहीं पर आपको जो 3 लाइन दिखेगी उसको जब दबाएंगे तो वहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल लिखा होगा। फ्री स्टडी मटेरियल जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ अलग अलग फोल्डर खुलेंगे जिसमें 12th कॉमर्स का फोल्डर होगा। उसको जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको अलग अलग पीडीएफ मिलेंगे। तो मैं वहाँ पर ये वाला हमारा जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर वाला जो है पार्टनरशिप में, वो वाला पीडीएफ आप देख सकते हो। ठीक है, नोट्स भी है, पहली और सेकंड यूनिट के नोट्स डाले गए हैं, उसमें मैंने डाल चुका हूँ। थर्ड यूनिट इसके भी नोट्स में पीडीएफ नोट्स अभी डाल दूंगा और ये वाला पीडीएफ भी डाल दूंगा, ताकि आप 1 से 10 तक के जो क्वेश्चन है उनकी आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकें। मैंने आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराए और ये आपके अभी तक परीक्षाओं में आए हुए इंपॉर्टेंट प्रश्न का पीडीएफ है ये। तो ये आप उसमें से ऐप डाउनलोड करो और वहाँ जो मैंने प्रोसेस बताया उस आधार पर आप ये पीडीएफ देख करके और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटली हमारी क्लासेस कैसी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको यहाँ पर 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है। इसलिए आप हमारे साथ बने रहें। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक ज़रूर करें। लाइक होने से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं, मतलब कि व्यक्ति किसी को लाइक करता है, मतलब ज़्यादातर किसी को लाइक किया जा रहा है, मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ काम की चीज़ है, का मतलब ये होता है। ठीक है, तो आप ज़रूर लाइक करें। तो लाइक करने में कोई ज़्यादा आपको पैसा खर्च नहीं हो रहा है उसमें, मतलब कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है। यदि कंटेंट अच्छा है, यदि वीडियो अच्छा है, यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।